गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता एसकेएम पब्लिक स्कूल संगरिया से हिंदी की लाइव क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं में से पुस्तक है भारत की खोज, उसका पाठ नंबर 7 अंतिम दौर 2, उसके बारे में मैं आपको समझा रही हूँ। तो बच्चों, ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी, उसी का हिंदी अनुवाद है भारत की खोज, जो सन 1944 में अहमदनगर के किले में जब उन्हें बंदी बनाकर रखा गया था, तब उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। तो इससे पहले हमने पाठ नंबर 6 तक जो है वो सारे समझ लिए हैं। तो आज हम पाठ नंबर 7 अंतिम दौर 2 इसमें पढ़ते हैं। इसमें भी 3 भाग दिए गए हैं बच्चों। पहला है राष्ट्रीयता बनाम साम्राज्यवाद, मध्य वर्ग की बेबसी, गांधी का आगमन, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड है गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सक्रिय। तीसरा है इसका भाग अल्पसंख्यकों की समस्या, मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना। तो अब हम आज कौन सा पढ़ रहे हैं? इसका भाग नंबर 1, यानी इसका फर्स्ट पार्ट हम आज करेंगे राष्ट्रीयता बनाम साम्राज्यवाद, मध्य वर्ग की बेबसी, गांधी का आगमन। तो बच्चों, आप अपनी बुक खोल के बैठोगे, ठीक है? उसमें से जैसे जैसे मैं पंक्ति पढ़ूंगी आप भी साथ में पढ़ते जाओगे और उसको समझते जाओगे। अब क्या है, यहाँ से शुरू हो रहा है मध्य वर्ग की बेबसी और गांधी का आगमन, यानी अंग्रेजों के अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जिससे मध्यम वर्ग के लोग जो थे बड़े ही बेबस हो गए थे, लाचार हो गए थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। तब ऐसे समय में गांधी जी का आगमन हुआ था, यानी गांधी जी उन लोगों के बीच में आए थे। तो शुरू करते हैं। पहला विश्व युद्ध आरंभ हुआ, राजनीति उतार पर थी। इसका कारण था कांग्रेस का तथाकथित गर्म दल और नरम दल में विभाजन और युद्ध काल में लागू किए गए नियम और प्रतिबंध। तो क्या हुआ, जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था तब राजनीति यानी ये लोग राजनेता कुछ नरम पड़ गए थे, ठीक है? और इसका कारण क्या था कि जो कांग्रेस थी, कांग्रेस 2 दलों में विभक्त हो गई थी। कांग्रेस पार्टी है वो 2 दलों में विभक्त हो गई थी। एक था नरम दल और दूसरा था गरम दल। तो बच्चों, ये समझ में आ रहा है ना कि नरम दल कौन सा और गरम दल कौन सा? अब नरम दल में जो लोग थे वो कौन थे? जो थोड़े बुजुर्ग थे या शांति से रहना चाहते थे, वो कोई दंगे फसाद नहीं करना चाहते थे, नरमी से पेश आते थे। और गरम दल में कुछ युवा लोग थे जो बात बात पे भड़क उठते थे, थोड़ी सी बात होती थी तो गुस्सा आ जाता था। तो इस तरह से मतलब कांग्रेस पार्टी ही 2 भागों में विभक्त हो गई थी। तो इस तरह तब जो है राजनीति थोड़ी सी नरम पड़ गई थी। अंततः विश्व युद्ध समाप्त हुआ और शांति के परिणाम स्वरूप देश में राहत और प्रगति की बजाय दमनकारी कानून और पंजाब में मार्शल लॉ लागू हुआ। अब विश्व युद्ध समाप्त हो गया। विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद तब लोगों को थोड़ा सा ये लगा था कि अब जो है शांति हो जाएगी और जो कानून बनाए गए हैं उनमें थोड़ी सी नरमी बरती जाएगी और कानूनों में बदलाव किया जाएगा, जिससे देश के लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि कानूनों में नरमी बरतने के बजाय बहुत से दमनकारी कानून बनाए गए। उल्टा की कानून जो है वो ऐसे बना दिए गए कि लोगों का दमन कर सके। और साथ में पंजाब में मार्शल लॉ लागू हुआ। अब इससे क्या हुआ कि जनता में अपमान की कड़वाहट और क्रोध भर गया था। इससे लोगों को ऐसा लगा कि अब इन्होंने एक तो विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद इन्होंने ऐसे ऐसे कानून बना दिए हैं जिससे लोगों को ऐसा लगा कि हमारा अपमान हुआ है, और उस अपमान की वजह से वो बहुत नाराज हो गए, उनका क्रोध बढ़ गया। ऐसे समय में जब हमारे देश के पौरुष को लगातार कुचला जा रहा था, शोषण की
लगातार निर्मम प्रक्रिया से हमारी गरीबी बढ़ रही थी। अब लोगों का इतना शोषण कर रहे थे वो अंग्रेज लोग, मतलब इतना अधिक काम करवाने के बावजूद उन्हें कुछ भी नहीं दिया जाता था, जिससे गरीबी बढ़ रही थी और हमारी जीवन शक्ति क्षीण हो रही थी। और इससे क्या होता था, जब गरीबी थी, खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा, ज़्यादा काम करेंगे, सारा दिन काम करने के बाद खाने को कुछ ना मिले, तब क्या होगा? तब अब वो क्या हो जाता है, जीवन शक्ति कमज़ोर पड़ने लगती है। तो ऐसा हो रहा था। किसान वर्ग दबू और भयभीत था। कारखाने के मजदूरों की स्थिति भी बेहतर नहीं थी। मध्य वर्ग और बुद्धिजीवी लोग जो इस सर्वग्रासी अंधकार में आकाशदीप हो सकते थे, खुद ही इस सर्वग्रासी में डूबे हुए थे। मतलब कि ऐसे दमनकारी कानून बनाए गए थे जिससे किसान वर्ग, कारखाने में काम करने वाले जो मजदूर लोग थे, उनकी स्थिति बड़ी ही खराब थी। अब वो जो है किस पर आस लगाए बैठे थे, यानी बुद्धिजीवी लोगों पर, कि ये जो है हमारी इन सभी समस्याओं का हल खोज निकालेंगे, ऐसा वो सोच रहे थे। लेकिन वो जो वर्ग था, बुद्धिजीवी वर्ग और मध्यम वर्ग, वो तो स्वयं भी इन कानूनों से बहुत परेशान था और इसका कोई हल नहीं निकाल पा रहे थे। और तब गांधी जी का आगमन हुआ। तो ऐसे समय में लोगों के बीच में गांधी जी आए। वे ताज़ा हवा के ऐसे झोंके की तरह आए जिसने फैलकर हमें गहरी सांस लेने के योग्य बनाया। मतलब कि गांधी जी जब आए तो ताज़ा हवा के झोंके की तरह ने लोगों ने उनकी तरफ उस आशा से देखा और उनको अपनी आशा पूरी होती हुई दिखाई दी। तब लोगों को लगा कि अब हम जो है ये जो हमारे ऊपर कानून बनाए गए दमनकारी कानून है, जिनसे हमारा जो है शोषण किया जा रहा है, तो इससे हम अब बाहर निकल सकते हैं। वे ऊपर से अवतरित नहीं हुए थे, वे भारत की करोड़ों की आबादी के बीच से ही निकलकर आए थे। अब गांधी जी जब आए थे, ये नहीं था कि वो कोई देवता है जो ऊपर से आए हमारे बीच में आ गए, नहीं, वो हमारे जैसे ही, यानी हम में से ही जो करोड़ों लोगों के बीच में से ही एक व्यक्ति ऐसा निकल करके आया था। वे उन्हीं की भाषा बोलते थे और लगातार उनकी शोचनीय स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करते थे। वे भी हम जैसे हम भाषा बोलते, जैसे बात करते हैं, वैसे ही वे सब बातें भी करते थे, वैसे ही बोलते थे और वो लोगों की दयनीय स्थिति के बारे में सोचते थे। भी लोगों के ऊपर जो बोझ है, लोगों का जो दमन किया जा रहा है, उससे उन्हें कैसे निकाला जाए, उससे उन्हें कैसे आज़ाद किया जाए। तब उन्होंने लोगों से क्या कहा, इन मजदूरों और किसानों की पीठ से उतर जाओ, यानी तुम जो इन मजदूरों और किसानों पर आश्रित हो ना, उनका आश्रय छोड़ दो और अपने सब काम खुद करो, किसी पर आश्रित नहीं रहो। तुम उनके शोषण के सहारे जिंदा हो, उस व्यवस्था को समाप्त कर दो और इस गरीबी और दुर्गति की जड़ है। मतलब तुम जो है किसानों पर और मजदूरों पर निर्भर हो, तुम इस व्यवस्था को खत्म कर दो। वास्तव में यही गरीबी की जड़ है। भी हम खुद तो काम करते नहीं हैं, दूसरे जो काम कर रहे हैं उन्हीं के सहारे पे हम जी रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि संसार के यानी इस देश के सभी लोगों को मिलकर के काम करना चाहिए और इन कानूनों का विरोध करना चाहिए। उन्होंने जो कुछ कहा, हमने उनमें से ज़्यादातर बातों को आंशिक रूप में माना और कभी कभी बिल्कुल नहीं माना। अब उन्होंने गांधी जी ने यानी लोगों को जो समझाया, बहुत से लोगों ने तो उसे माना भी नहीं, बिल्कुल ही नहीं माना। कई लोगों ने जो है बहुत थोड़ी सी बात मानी, लेकिन यह एक गौण बात थी, लेकिन ये कोई खास बात नहीं थी। मतलब किसी ने तो उनकी बातों को सुना और किसी ने नहीं सुना, लेकिन जिसने सुन लिया उन्होंने उस पर अमल किया और उन्होंने दूसरों को भी उसके पीछे लगने के लिए कहा। मतलब सारे जो है गांधी जी की बातों पर कुछ न कुछ रूप में प्रभावित हो रहे थे। उनकी शिक्षा का सार था निर्भयता और सत्य और इनसे जुड़ा हुआ कर्म। अब वो क्या शिक्षा देते थे, लोगों को क्या समझाते थे कि तुम जो भी काम करते हो निर्भय होकर के करो और सत्य बोलो। यानी हम जो काम सत्य पर अड़े रह करके करेंगे तब हमें कोई डर नहीं लगेगा।
क्योंकि सत्य पर जो काम हम करते हैं तो उससे डरने वाली कोई बात ही नहीं होती। जब झूठ बोलते हैं तो हमें डर लगता है कि हमने ये काम गलत कर दिया, हम झूठ भी बोल रहे हैं, तो उस झूठ को छिपाने के लिए पता नहीं कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। इसलिए व्यक्ति को हमेशा सत्य पर अडिग रहना चाहिए और निर्भय होकर के अपना काम करना चाहिए। वे हमेशा सामान्य जनता की खुशहाली पर नजर रखते थे। अब क्या चाहते थे वे कि आम जनता हमेशा खुश रहे, इस बात का वे पूरा ध्यान रखते थे। लेकिन ब्रिटिश शासन के अधीन सबसे प्रबल एहसास था भय। लेकिन लोगों में जो कि ब्रिटिश शासन के अधीन थे, उनके गुलाम थे, तो सबसे ज़्यादा जो डर था वो क्या था, वो उनका जो एहसास था सबसे बड़ा, यानी कि उनसे हमेशा डरते रहते थे, उनके मन में हमेशा भय रहता था। व्यापक दमनकारी दमघोंटू भय, ऐसा डर, क्योंकि उन पर जो है बहुत सारे अत्याचार किए जाते थे, अंग्रेज़ों के द्वारा उन्हें बहुत प्रताड़ित किया जाता था। इस बात से वे डर के रहते थे, हमेशा उनके मन में भय रहता था, और वो भी दम घुटू, यानी जैसे दम घुटने वाला भय होता है ना, वैसे वाला, कि जैसे अभी प्राण निकल जाएंगे, ऐसे वाला डर रहता था। अब किस किस का भय था? सेना का, पुलिस का, खुफिया विभाग का, अफसरों का, जमींदारों के करिंदों का, साहूकार का, बेकारी का, भूखमरी का। ये भय जो है हमेशा उनके सामने खड़ा रहता था। इन सब बातों से वो डरते रहते थे, कभी कोई डर, कभी कोई डर, तो कभी कोई डर। चारों तरफ फैले इस डर के खिलाफ गांधी जी की शांत किंतु दृढ़ आवाज उठी। अब ये जो डर था ना, जो चारों ओर से सब लोगों को घेरे हुए था, तो गांधी जी ने कहा कि तुम डरो मत, और जब डरोगे नहीं, अपना काम ईमानदारी से करोगे, सत्य पर अडिग रह करके करोगे, तो तुम्हें डरने की जरूरत वैसे भी नहीं है। और जब तुम नहीं डरोगे तो तुम्हें जो डराने वाला है वो भी जो है कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि कब तक व्यक्ति को भय सताता रहता है, जब तक व्यक्ति डरता है तो सामने वाला उसे ज़्यादा प्रताड़ित करता रहता है, ज़्यादा डराता रहता है। लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति निडर हो जाएगा, डरेगा ही नहीं, तो डराने वाला भी थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। वो कहते हैं ना कि डर से तब तक नहीं डरना चाहिए जब तक कि वो सामने ना आ जाए, और यदि सामने आ जाता है तो उसका डट करके मुकाबला करना चाहिए। तो इसलिए किसी भी बात से डरना नहीं चाहिए। इस तरह से लोगों के ऊपर भय का ताला दरवाजा उठ गया, पूरी तरह नहीं पर आश्चर्यजनक मात्रा में। तो इस तरह से क्या होगा, लोगों में विश्वास जागा। अब वो पूरी तरह से तो निडर नहीं हुए, लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में उनमें निडरता आ गई, उन्होंने डरना छोड़ दिया। क्योंकि भय का झूठ से नज़दीक का संबंध होता है, क्योंकि डर का संबंध किससे होता है? झूठ से। यदि हम झूठ बोलेंगे तो हमें डर रहेगा, डर लगेगा ना, और यदि हम सच बोल रहे हैं तो डरने की कोई बात नहीं होती। जैसे जैसे झूठ और लुक छिप कर काम करने की जरूरत कम होती गई, वैसे वैसे एक व्यापक परिवर्तन दिखाई देने लगा। अब जो है लोग काम करने लगे तो झूठ का सहारा लेना बंद कर दिया उन्होंने, और लुक छिप कर काम करना बंद कर दिया। जब झूठ ही नहीं है तो सामने होके, खड़े होके, निडर होके काम कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, वैसे वैसे एक परिवर्तन दिखाई देने लगा। यह मनोवैज्ञानिक परिवर्तन था। ये परिवर्तन मनोवैज्ञानिक यानी दिमाग से जो हम सोचते हैं ना, इस सोच का परिवर्तन था। ये परिवर्तन वो नहीं आया कि हम अंग्रेजों के खिलाफ वैसे खड़े, यानी अपने दिमाग से हमने सोचना शुरू किया ना, जो तो वो सही सोचना शुरू कर दिया। अब हमारे मन से डर हट निकल गया और हम सत्य पर आधारित काम करने लगे, और कभी हमने झूठ का सहारा नहीं लिया। तो ये हमारे मन की सोच जो कि वो धीरे धीरे बदलने लगी। गांधी ने भारत में करोड़ों लोगों को अलग अलग मात्रा में प्रभावित किया। अब करोड़ों की जनसंख्या और सबको प्रभावित किया। कोई तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, कोई थोड़े कम प्रभावित हुए, कोई लोग बिल्कुल भी उनकी बातों से प्रभावित नहीं हुए थे। यानी सब लोगों को जिनको भी प्रभावित किया था वो अलग अलग मात्रा में किया था। कुछ लोगों ने अपने जीवन की पूरी बनावट को ही बदल दिया और कुछ पर आंशिक प्रभाव पड़ा था। अब उनकी बातों से प्रभावित होकर के, यानी गांधी जी से प्रभावित होकर के कुछ लोगों ने अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया, और कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत बदला। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन पर प्रभाव नहीं भी पड़ा था। तो अलग अलग लोगों में प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग हुई। अब जैसे जैसे
गांधी जी की बातों का असर हुआ, जिन पर ज़्यादा असर हुआ तो उनकी प्रतिक्रिया अलग होगी, और जिन पर कम हुआ उनकी प्रतिक्रिया अलग होगी। इस प्रकार सबकी प्रतिक्रियाएं यानी सबके काम अलग अलग थे। हर आदमी के पास इस सवाल का अलग अलग जवाब था। अब कोई भी, हम कहते हैं ना, कोई भी प्रश्न भी होता है तो पूछा जाए तो उसका जवाब देने के लिए हर कोई अपना अलग अलग जवाब देता है, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन था, मन की सोच को बदलना था। तो जैसे जैसे जिसने सोचा उसने वैसे वैसे काम किए, तो इस तरह से ये एक बदलाव आया था। तो बच्चों, ये हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है, राष्ट्रीयता बनाम साम्राज्यवाद, मध्यवर्ती व्यक्ति, गांधी का आगमन। तो ये मैंने आपको समझा दिया है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और यदि एक बार में नहीं भी आता तो पुनः इसे सुनेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इसका जो दूसरा भाग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।